गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक लेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रेजिडुअल एंट्रोपी, या जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट एंट्रोपी। तो इसको अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो कुछ क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट नहीं होते, अर्थात उनमें कुछ ना कुछ अव्यवस्था प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द एंट्रोपी तो अव्यवस्था है, तो इसका मतलब कि कुछ एंट्रोपी है उसमें। तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द एंट्रोपी विच द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ at T is equal to 0 Kelvin is called residual entropy। या किसी पदार्थ के क्रिस्टल की परम शून्य पर एंट्रोपी को रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अब हम देखें कि ये रेजिडुअल एंट्रोपी है, ये कैसे उत्पन्न होती है पदार्थ में। तो ओरिजिन ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, तो हम उसके ओरिजिन को समझने के लिए मान लें कि कोई क्रिस्टल है जो कि AB मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये AB मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब और ये साथ में ये भी कि A तथा B जो एटम हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सेम कहने का मतलब ये हुआ कि जो AB मॉलिक्यूल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि A एटम और B एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट विन्यास के साथ व्यवस्थित हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल AB AB AB, यानी कि इस सीक्वेंस में व्यवस्थित हो सकता है क्रिस्टल के अंदर, या वो इस तरह से हो सकता है कि AB बीच में आ गया BA, फिर BA, फिर AB एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये तो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, और ये थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विन्यास में मॉलिक्यूल व्यवस्थित होकर क्रिस्टल बना सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल व्यवस्थित हो जाए और क्रिस्टल बना लेता है, और इनमें कोई ऊर्जा का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, चाहे वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाए चाहे वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाए, ऊर्जा का कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। एंड दीज अरेंजमेंट or many other random arrangements that the molecules can adopt have very little difference of energy. Thus, there is a residual disorder, and hence there is a residual entropy at 0 Kelvin. तो इस तरह से बहुत जो अरेंजमेंट हुआ उसमें ऊर्जा का कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो इस तरह से एक उनका अवशिष्ट डिसऑर्डर आ जाता है, अव्यवस्था आ जाती है, थोड़ी सी अव्यवस्था आ जाती है, और इस वजह से रेजिडुअल एंट्रोपी की उत्पत्ति होती है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इस रेजिडुअल एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए हम बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज़ करते हैं, और बोल्ट्जमैन फार्मूले के अनुसार S is equal to small k log W to the power n। W है नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जितने तरह के मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन पॉसिबल है। जैसे ऊपर आपने देखा 2 तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल था, AB AB, या AB की जगह BA हो जाता। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ना एक एग्जांपल ले लें कि रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ CO की रेजिडुअल एंट्रोपी यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लें जो हमने सैंपल लिया है CO का, जिसमें n मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और प्रत्येक मॉलिक्यूल 2
विन्यास में व्यवस्थित हो सकता है। 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। कैसा ओरिएंटेशन हो सकता है कि CO भी हो सकता है एंड OC भी हो सकता है। तो जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करें तो S इज इक्वल टू K log W टू द पावर N है। ये W 2 तरह का इसमें विन्यास हो रहा है, तो ये हो जाएगा K log 2 टू द पावर N। यहाँ W टू द पावर N होगा। तो S इज इक्वल टू स्मॉल k log W टू द पावर कैपिटल N। अब W हमने कह दिया कि यहाँ पर CO के केस में 2 तरह का विन्यास हो सकता है, तो S इज इक्वल टू K log 2 टू द पावर N। अब N को हम इधर ले लें तो ये हो जाएगा KN log 2। देखिए S इज इक्वल टू K log W की जगह हम कर दें 2 और ये हो गया पावर N, या ये हो गया स्मॉल k और ये N इधर आ जाएगा N log 2। अब KN इज इक्वल टू होता है R इफ़ 1 मोल ऑफ सैम्पल इज टेकन। अब लॉग की वैल्यू बेस 10 में चेंज करें लॉग को तो ये हो जाएगा 2.303। आर की वैल्यू हो गई 8.314 और लॉग 2 की वैल्यू हो गई 0.3010। तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5.85 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये है रेजिडुअल एंट्रोपी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, या स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्य की कसौटी के रूप में एंट्रोपी। तो कोई भी प्रोसेस है या कोई भी परिवर्तन है 2 तरीके से हो सकता है। एक यदि वो साम्यावस्था में चल रहा हो, और एक दूसरा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि स्वतः प्रवर्तिता प्रोसेस। साम्यावस्था में चल रहा है इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है, जैसे पेड़ पर से कोई पत्ता गिर रहा है तो वो अपने आप गिरा, लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस जाके पेड़ पे नहीं लग सकता। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो क्या होगी? अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी। जबकि साम या इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, जो साम्यावस्था की है, वो है रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी, इसकी जो कंडीशन होगी। तो कोई भी परिवर्तन स्पॉन्टेनियस हो रहा है या साम्य में हो रहा है, यदि हमें ये जानना है कि प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है या साम्य है, तो हमें ये देखना होगा कि सिस्टम में एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो मान लें कि कोई सिस्टम है जिसने कि DQ रिवर्सिबल हीट को एब्जॉर्ब करा एट टेम्परेचर T। तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी यानी कि DS को हम देंगे DQ रिवर्सिबल अपॉन T, या T उधर चला गया तो ये TDS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो साम्यावस्था की सिचुएशन को शो करता है। यदि मान लें कि रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल सिचुएशन में किया जाता है, तो इरिवर्सिबल सिचुएशन में जो एब्जॉर्ब हीट होती है वो रिवर्सिबल सिचुएशन में अवशोषित ऊष्मा से कम होती है, यानी कि DQ रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर दैन DQ इरिवर्सिबल, यानी कि जो उत्क्रमणीय अवस्था में या रिवर्सिबल सिचुएशन में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो ज़्यादा है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये DQ रिवर्सिबल की वैल्यू क्या है यहाँ पर? TDS।
तो ये हो गया TdS इज़ ग्रेटर दैन dQ इरिवर्सिबली। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 स्पॉन्टिनिटी को शो करता है, स्वतः प्रवर्तिता की स्थिति को बताता है। तो इक्वेशन नंबर 1 शो कर रहा है कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और इक्वेशन नंबर 2 शो कर रहा है स्पॉन्टिनिटी की कंडीशन या स्वतः प्रवर्तिता की स्थिति को बता रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मालूम है कि dQ इज इक्वल टू dE प्लस dW, ये आप पहले कर चुके हो। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यदि हम देखें तो dQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TdS, जो अभी आपने पीछे देखा है। तो TdS इज इक्वल टू dE प्लस dW, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। और इरिवर्सिबल के लिए अभी आपने क्या देखा था कि TdS इज ग्रेटर दैन dQ इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए TdS इज ग्रेटर दैन dE प्लस dW। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर लें तो हम इसको कह सकते हैं TdS इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू dE प्लस dW। यदि इन दोनों को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा TdS माइनस dE माइनस dW इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर जो ये 5 है वो स्वतः प्रवर्तिता और साम्य यानी कि स्पॉन्टिनिटी एंड इक्विलिब्रियम दोनों सिचुएशन को व्यक्त कर रहा है, दोनों सिचुएशन को शो कर रहा है। समता का साइन यानी कि इक्वल टू का साइन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को बता रहा है, तथा ग्रेटर देन का साइन इरिवर्सिबिलिटी या स्पॉन्टिनिटी की सिचुएशन को के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर या स्थिर ताप पर तंत्र का रूपांतरण। इसको हम हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी भी कहते हैं और ये शॉर्ट नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत। शॉर्ट नोट्स में अक्सर ये पूछा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। तो यदि मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम TdS को लिख सकते हैं dTs। तो हमें मालूम है, अभी हमने ये इक्वेशन पीछे निकाली है कि TdS माइनस dE माइनस dW इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो TdS की जगह हम dTs लिख सकते हैं। देखिए TdS की जगह कैसे dTs लिख सकते हैं ये भी आप देख लो कि आप देखो ये dTs हमने लिखा है ना, तो ये dTs इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट यदि हम करें तो क्या होगा इसको यदि हम लिखें तो ये होगा, पहले हम एक T को हमने ले लिया और डिफ्रेंशिएट करा हमने S को, नेक्स्ट टाइम हमने S को ले लिया थर्मोडायनेमिक जो है और ये लिख लिया dt। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो dTs इज इक्वल टू TdS। तो हमने यही कहा यदि ताप स्थिर है तो हम TdS को हम क्या लिख सकते हैं, dTs लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया dTs माइनस dE माइनस dW इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब dW को हम इधर राइट हैंड ले आएंगे तो ये माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो गया। यहाँ पर माइनस d हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया जाएगा E माइनस TS इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू dW, या E माइनस TS इज़ इक्वल टू होता है A हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। तो माइनस dA इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू dW। A हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है, जो E T तथा S स्टेट फंक्शन है, इसलिए A भी स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है। यदि मान ले यदि हम इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा A इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू W। तो डेल्टा ए क्या है, सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये इक्वेशन है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि डिक्रीज़ इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, माइनस डेल्टा ए क्या हुआ, डिक्रीज़ इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, माइनस डिक्रीज़ को शो कर रहा है।
तो डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ऑफ एन आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल सिस्टम इज आइदर मोर देन और इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, या समतापीय रूपांतरण में तंत्र द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में, यानी कि ए, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी यानी कि माइनस, कमी के बराबर या उससे कम होता है। फिर से सुन लो, समतापीय रूपांतरण में तंत्र के द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर या उससे कम होता है। नौ इसका सिग्निफिकेंस क्या, इसकी सार्थकता क्या है? तो देखो, यदि माइनस डेल्टा ए दो चीज़ें हैं, एक बार ग्रेटर देन, दूसरी बार इक्वल टू, तो यदि माइनस डेल्टा इज़ ग्रेटर देन डब्लू, देन इसको हम कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन को शो कर रहा है, और माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू डब्लू, इसका मतलब ये साम्य अवस्था की स्थिति को शो कर रहा है। और साम्य अवस्था में ऊष्मा रिवर्सिबली प्रवाहित होते हैं, उत्क्रमणीय रूप से प्रवाहित होते हैं, और आपको मालूम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य मैक्सिमम होता है। दस वर्क डन in isothermal reversible process is maximum, and which is equal to decrease in Helmholtz energy, that is minus delta A is equal to W maximum, अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी मैक्सिमम कार्य के बराबर होती है। तो आज बच्चों यहीं तक लेंगे, और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें ये सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।